नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को एक बेसिक नॉलेज के बल पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब अगर हम कोई डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में स्टडी नहीं किए हैं और नया कॉन्सेप्ट हमको ग्रेजुएशन के बाद देखने को मिलता है तो ये कैसे सॉल्व करें। डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, कैट के एमबीए में आता है, साथ में सीयूटी एमबीए में आता है और नेट जेआरएफ में भी डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक आता है। तो आइए इसको हम लोग एक बेसिक आइडिया समझेंगे कि एक कॉमन लेमैन के हिसाब से हम लोग समझेंगे इसमें कि अगर हम कुछ भी नहीं जानते हैं अब तब उसके कैसे हम लोग उसको सॉल्व। कुछ नहीं जानने का मतलब ये होता है कि कभी डेटा इंटरप्रिटेशन को मैंने एज ए सब्जेक्ट कभी पढ़ा नहीं है, फिर भी अचानक से हमारे एंट्रेंस एग्जाम में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आ रहा है तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन का बेसिक नॉलेज, मतलब कुछ नहीं का मतलब आप मत कमेंट करने लगना सर कुछ नहीं नॉलेज, कुछ नहीं का मतलब इन द सेंस यह था कि कभी इसको हमने एज ए सब्जेक्ट कभी पढ़ा नहीं। हाँ पढ़े होंगे तो बट हमको पता नहीं चल पा रहा कि हाँ एग्जैक्ट में वही चीज़ें है कि दूसरी चीज़ें है। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी उसमें से एक पार्ट होता है कि अगर सपोज करो कि हम कोई बातें आपको बता रहे हैं, ऐसे ओरल बताएंगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, वही चीज़ें लिख के बताएंगे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अगर उसका हम पिक्चराइज करके बताएं, उसको हम विजुअलाइजेशन के तरीके से बताएं तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है डिसीजन, रिजल्ट को कैसे प्रेजेंट करें, है ना। हमारे पास जो भी डेटा कलेक्शन है उसको कैसे हम प्रेजेंट करें, कितने सिंपल वे में प्रेजेंट करें, यही डेटा इंटरप्रिटेशन में हम लोग सीखते हैं। सर इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी बेसिक नॉलेज होगा ना, इसके लिए बेसिक नॉलेज चाहिए होता है परसेंटेज का, है ना। इसका लिए बेसिक नॉलेज क्या चाहिए होता है दोस्तों, परसेंटेज का चाहिए होता है। और क्या चाहिए होता है सर, इसके लिए बेसिक नॉलेज चाहिए होता है एवरेज का, आपको एवरेज निकालने आना चाहिए। ठीक है, एवरेज निकालने मतलब बेसिक की 10% का है, इनको इतने ने मजदूरी दिया तो कितना हो जाएगा, तो 10 को मजदूरी को ऐड कर लोगे फिर 10 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, परसेंटेज आपको निकालना चाहिए, कोई भी वैल्यू उसमें इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको रेशियो समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन करने आना चाहिए कि हाँ पिछले साल का डेटा इतना था, इस बार इतना इंक्रीज हुआ तो कितना डिफरेंस है। ये चीजें मैथ में अगर आपको ये 3 पॉइंट अगर समझ में आ रहा है तो आपको बहुत हेल्प करेगा। और यही बात अगर ये चीजें आपको आ रही है तो मैथ भी आपका अच्छा हो जाएगा। और क्या चाहिए सर एक्स्ट्रा में अगर हमको देखना चाहिए तो आपको एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। बेसिक स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए जिसमें आपको क्लास इंटरवल क्या है ना, एक डेटा से दूसरे डेटा के बीच में जो गैप है उसको कैसे समझोगे, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर इतना आपको नॉलेज है तो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आपको एकदम चुटकी भर में आप सॉल्व कर लोगे। आइए प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर है उसको मैं आपको दिखाता हूं, तब आपको लगेगा कि हाँ कैसे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को कम नॉलेज के बल पे भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब आपको कॉमन सेंस, अगर आप नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इतना तो आइडिया है ही कि हाँ मैथ रीजनिंग थोड़ा तो आपको आता ही है। ठीक है, इतना तो हम समझते हैं, साइंस हो चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, आपको थोड़ा तो मैथ वगैरह आना चाहिए। ठीक है, साथ में थोड़ा स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज आप नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर एमबीए का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज स्टैटिस्टिक्स का जरूर होगा। ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे हम लोग आइए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना। लिखा क्या है कि इन ए सर्वे, अब ध्यान रखिएगा मैं आपको मतलब दिखा रहा हूं कि कितना सिंपल होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बच्चे ले लेते हैं। इन ए सर्वे अमंग न्यू रिक्रूट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय वेयर आस्क व्हाट दे आर द लाइकली टू बाय देयर फर्स्ट सैलरी। मतलब एक कंपनी है उसमें एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होता है। अब एम्प्लॉय का जैसे ही जॉब लगता है वो बोलते हैं जब पहली सैलरी आएगी तो हम लोग क्या क्या खरीदेंगे, तो बता रहा है कि ए मोबाइल फोन का ऑप्शन होगा, या लैपटॉप खरीदेंगे, या तो हॉलीडे पे जाएंगे, या उस पैसे को हम लोग फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करेंगे। मतलब अगर उनकी फर्स्ट सैलरी आएगी तो एम्प्लॉय लोग इतने कामों में से कोई ना कोई काम जरूर करेंगे, या तो मोबाइल फोन खरीदेंगे, या लैपटॉप खरीदेंगे, या हॉलीडे पे जाएंगे, मतलब छुट्टियां बिताने कहीं जाएंगे गोवा वगैरह। ठीक है, या फिर उस पैसे को ग्रो ऐप वगैरह में कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, बैंक वगैरह में या म्यूचुअल फंड में कहीं पे वो इन्वेस्ट करेंगे। रिजल्ट ऑफ द सर्वे क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय एज सो इन द स्टैक बार चार्ट, है ना।
ना, बार चार्ट मतलब ये आपको ये क्या है दोस्तों, बार चार्ट में डेटा दिया हुआ है, इसमें आपको समझना है कि बार चार्ट क्या होता है। बार चार्ट आपका जैसे हिस्टोग्राम होता है उसी तरीके से होता है, बट बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, तो इसको हम लोग बार चार्ट के नाम से जानते हैं। ये मतलब जो दिया है डेटा बार चार्ट है, मतलब ऐसे जो होता है इसको हम लोग लाइन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो होता है दोस्तों ये बार चार्ट होता है, ठीक है ना। और इसी को अगर आप सटा के कर दोगे ना, मतलब एक दूसरे को, ठीक है, तो ये हो जाता है हिस्टोग्राम होता है, बार चार्ट होता है। ये डिफरेंस होता है लाइन वगैरह में, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब और क्या है दोस्तों कि अब देखिए यहाँ पे जो पार्ट है कलर वाला, ये जो कलर पार्ट है इसको हम लोग फीमेल बोलेंगे, और ये जो ये पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल बोलेंगे, ठीक है ना। हम इसको बोल सकते हैं नेवी ब्लू बोल सकते हैं, और इसको स्काई ब्लू बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो स्काई ब्लू में कौन है, फीमेल है, जो कि हवाई में रहती हैं फीमेल, और नेवी ब्लू मतलब कि बेचारे नेवी में जमीन पे रहते हैं आदमी, तो यहाँ पे मेल कर दिया। बड़ा अच्छा है, इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है। अब यहाँ पे देखिए बता रहा है कि मोबाइल लेने वाले मेल कितने हैं, ध्यान रखिएगा, मोबाइल लेने वाले मेल कितने हैं, 120 मेल है। तो सर फीमेल कितने हैं, 180 फीमेल है क्या, नहीं नहीं मेरे दोस्तों, 120 के बाद कितना डिफरेंस है, 120 के बाद डिफरेंस आप देखोगे तो 60 का है। तो फीमेल लोग कितना मोबाइल लेती हैं, 60, मतलब 180 एम्प्लाई मोबाइल लेते हैं, उस 180 में 120 मेल होते हैं जो कि मोबाइल लेते हैं, और 60 जो बचेंगे वो फीमेल लोग मोबाइल लेते हैं। उसी तरीके से दोस्तों जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप में टोटल कितने हैं, देखो ये 120 है, 140, तो इसके बीच का जो गैप होगा 130 होगा, सिंपल सी बात है, 130 होगा। अब 130 में देखिएगा ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 20, 40, 60, 80 है ना, 80 हो गया, फिर 10 है, मतलब 90 लोग क्या करते हैं, 90 मेल क्या करते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं। अब 90 के बाद जो 130 का डिफरेंस होगा 40, वो 40 फीमेल लोग क्या करते हैं, 40 फीमेल लैपटॉप। सर समझ में नहीं आया कैसे हुआ, देखो इतना का जो गैप है ना वो 20 का गैप है, उसका जो आधा पार्ट होगा वो 10 का होगा, तो 20 और 10 30 हो गया, फिर इसमें भी आधा पार्ट है तो 40 हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से सॉरी, उसी तरीके से हॉलीडे है दोस्तों, हॉलीडे पे कितने लोग जाते हैं, हॉलीडे पे जाने वाले की संख्या कितनी है दोस्तों, हॉलीडे पे जाने वाले की संख्या है 140, कितने लोग हैं, 140 लोग हैं। तो उस 140 लोगों में दोस्तों आपको बता दें कि 60 है ना, मतलब 60 मेल चले जाते हैं हॉलीडे पे, फीमेल के हॉलीडे पे जाने की संख्या ज़्यादा है, मतलब 80। दोस्त कैसे समझ में आया कि सर टोटल कितना था, 140 था, जिसमें से 60 मेल हो जाते हैं, तो 140 में 60 माइनस करोगे तो 80 कितने बचेंगे, फीमेल, या फिर यहाँ से काउंट कर लो 20, 40, 60 और 80, ठीक है। चलो उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने वाले कितने कम लोग हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले टोटल लोग दोस्तों यहाँ से यहाँ देखोगे तो 20, 20, 40 और 10, 50, टोटल 50 है, जिसमें से 30 लोग मेल हैं और 20 लोग फीमेल हैं, ठीक है। सर कैसे समझ में आया कि यहाँ 20 था और यहाँ पे आधा ले लिया तो टोटल कितना हो गया, 20 और 10 30 मेल हो गया, फिर इसका आधा पार्ट तो कितने किसका हो जाएगा, फीमेल का। ये तो मैंने बस क्वेश्चन को समझाया है बस कि ये जो दिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन को बस मैंने इसको क्या किया है, समझाया है कि कैसे कैसे दिया है। सर चलिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इसके बारे में देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, पहला क्वेश्चन ये, हाँ ये थोड़ा दिखता रहेगा तो जल्दी समझ में आएगा। चलिए आई थिंक ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है दिख रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय हु पार्टिसिपेट इन द सर्वे इज अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है जो पार्टिसिपेट की हैं, कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं जो पार्टिसिपेट किए, मतलब इस चीज़ों में आई हैं एटलीस्ट, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पे 60 थे यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे कितने थे, ये 20 हो गया, 20 10, यहाँ पे 40 थे, और यहाँ पे कितने थे 20 20 40 20 60 20 80, यहाँ पे 80 थे, और यहाँ पे कितने थे दोस्तों, यहाँ पे 20 थे। इसी को ऐड कर दो, टोटल फीमेल का पता चल जाए, क्योंकि ऊपर वाला फीमेल है नीचे वाला मेल है, तो टोटल कितना होगा, 20 और 80 हो जाएगा 100, 100 और 40 140 और 60 200। तो कितने फीमेल कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 200, तो आंसर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। सिंपल है ना डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। आइए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, क्वेश्चन जो दिया उसके बेसिस पे कि
approximately how many more people employee than male employee are likely to go on the holiday with their first salary। कह रहा है कि ऐसे कितने फीमेल एम्प्लॉय हैं जो मेल एम्प्लॉय से ज़्यादा है जो गोवा के ट्रिप पे गई हैं, मतलब हॉलीडे पे गई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम हॉलीडे वाला पैकेज देख लेते हैं कि हॉलीडे का जो पैकेज है, अब यहाँ पे पैकेज हॉलीडे का केस क्या था कि टोटल जाने वाले हॉलीडे पे 140 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? 140। जी सर, 140 में यह देखिए 60 के सामने से सर्कल है, तो 60 मेल गए हैं, तो जो बचेंगे नालायक कौन होंगे? फीमेल होंगे, मतलब 80 फीमेल और 60 मेल, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 140। तो पूछा कितना था कि कितने ज़्यादा, तो इनका डिफरेंस कितना है? 20, मतलब मेल से 20 ऐसी फीमेल ज़्यादा हैं जो गोवा के ट्रिप पे गई हुई हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि 60 मेल है और 80 फीमेल है, बस इतना आप ध्यान रखे रहिएगा। फिर क्वेश्चन को पढ़ते एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि मेल की संख्या जाने वाले हॉलीडे पे है 60 और फीमेल पे हॉलीडे पे जाने वाली संख्या कितना है दोस्तों? 80। तो अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी मोर फीमेल की बात कर रहा है, मतलब कितना ज्यादा फीमेल गई है, मतलब 20 लोग एक्स्ट्रा गई है ना। एम्प्लॉय देन मेल एम्प्लॉय आर लाइकली टू गो ऑन दी हॉलीडे विद देयर फर्स्ट सैलरी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 4। आपको लग रहा है कि आप कभी डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं सॉल्व कर पाते? दोस्तों आप कभी पढ़े ही नहीं थे, बड़ी बातें थी। आप जब पढ़े तो दूध का दूध और पानी के पानी, गोवा का गोवा, ट्रिप का ट्रिप सब अलग हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि और किस टाइप का। CUT MBA का मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, इसी लेवल का आपका NTA ही कराती है ना, तो NTA नेट कराती है, तो नेट का भी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे क्या बता रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे अलग लाइन डायग्राम दे दिया है। ठीक है, इसके बेसिस पे देखिए यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज है, परसेंटेज है, परसेंटेज ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। फिर इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिखने में बड़ा प्रॉब्लम में होती है ना कि DI का क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा टफ लगता है, लेकिन एक्चुअल में टफ होता नहीं है। दिखने में बड़ा लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन क्वेश्चन लंबा चौड़ा होता नहीं है। बस आपको दे देगा, पूछ देगा कि पहले मंडे और ट्यूसडे के बीच का जो परसेंटेज है क्या डिफरेंस, आप नहीं निकाल पाओगे। इसका 97.2 है ना, इसका 97.12 है। मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन अभी नीचे मैं नहीं गया हूं, बट आपको बोल दूं कि जो मंडे पहला था उसका परसेंटेज था 97.12 और जो ट्यूसडे का परसेंटेज है 96.39, इसके बीच का क्या डिफरेंस है आप नहीं निकाल पाओगे। सर दोनों को ऐड करके एवरेज क्या होगा, क्या नहीं निकाल पाओगे। सर दोनों का ऐड कर देंगे तो टोटल क्या होगा, क्या नहीं निकाल पाओगे। यही तो DI क्वेश्चन है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अगर यूज करोगे, तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज एवरेज, गुरु मंत्र याद कर लो। अगर कोई रिसर्च करके बताता है, मेरा 8 साल का रिसर्च है, आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपको परसेंटेज और एवरेज और रेशियो आ रहा है तो DI आपको चुटकियों में आप सॉल्व कर लो। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो दोस्तों आना ही चाहिए, ये तो मतलब रूल्स है, मतलब इतना तो आपको आना चाहिए, अदरवाइज फिर आप मतलब छोड़ ही दो अगर इस तरीके से नहीं है तो। ठीक है ना, क्योंकि इतना तो आपको आना चाहिए। चलिए ठीक है सर, आप बहुत बातें कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन को समझा सकते हैं एक बार? जी बिल्कुल समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन को मैंने, हाँ ये तो हो गया था। चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मैं इसको अलग से लैपटॉप पे समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बट यहाँ पे पहले बस मैं दिखा रहा था कि कितना सिंपल क्वेश्चन होता है कि द फॉलोइंग लाइन डायग्राम गिव द एक्सचेंज रेट ऑफ द पाउंड, है ना। मतलब क्या दिया है? GBP, मतलब एक्सचेंज रेट ऑफ द पाउंड, मतलब कि होता ना कि रुपए को पाउंड में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, वह दिया हुआ है। ठीक है ना। तो क्या दिया दोस्तों? अगेंस्ट द इंडियन रुपीज फॉर द 3 कंसेक्यूटिव वीक, मतलब 3 वीक का दिया हुआ है ना, मंडे से लेके ऐसे करके टोटल फ्राइडे तक 3 वीक का दिया हुआ है ना। जैसे मंडे से फ्राइडे 1 हो गया, फिर मंडे से फ्राइडे 2 हो गया, फिर मंडे से फ्राइडे 3, मतलब 5 दिन का उनका वीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन का करो, 4 दिन का करो, 6 दिन का करो, है ना। तो इस तरीके से 3 वीक का दिया हुआ है, मतलब एक वीक यहाँ तक हो जाएगा, दूसरा यहाँ हो जाएगा, तीसरा यहाँ हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों? एग्जाम्पल ऑन द मंडे ऑफ द फर्स्ट वीक एंड 1 पाउंड रुपीज 97.12। कह रहा है कि मंडे को जो रेट था कि अगर हम 1 पाउंड को कन्वर्ट करते तो इंडियन रुपीज में हमको 97 रुपये 12 पैसे मिलते। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस डायग्राम। उसी तरीके से अगर हम लोग ट्यूसडे को कन्वर्ट करेंगे तो 96 रुपीज 39 पैसे मिलेगा, है ना। अगर हम लोग वेडनेसडे को कन्वर्ट करेंगे तो 97 रुपये 26 पैसे मिलेगा। यह क्वेश्चन अभी तक आपने क्या किया कि क्वेश्चन को देखो, कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए
ना, तो आंसर देने में दिक्कत नहीं होती। गलती हमारी क्या होती है, हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, डायरेक्ट देखते हैं कि क्या आंसर होगा। आप क्वेश्चन अगर एक बार समझ लिए तो आपको ही मैंने बताया ना कि दूध अलग पानी अलग दोनों मिला दोगे तो यादव जी अपना काम करेंगे, ठीक है, बिजनेस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि वही चीजें दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन देने के लिए ये आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो बार बार ऐसा नहीं कि ये अलग हो गया, क्योंकि आप अगला स्क्रीन शेयर करोगे तो फिर पिछले स्क्रीन पे जाके डेटा नहीं देखने जाओगे, इसलिए हर पेज पे डेटा दिया रहता है, वही सेम डेटा है। अब चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसके बारे में देखते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन, कहोगे सर यही डीआई है, हमारा तो बड़ा मीथ था कि डीआई बहुत टफ होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऑन विच डे ऑफ द वीक आउट ऑफ द 3 वीक, कह रहा है कि 3 वीक में किस डेट को, पहले आप क्वेश्चन समझो, नहीं समझ में आया तो हिंदी में दिया उससे समझ लो। इज द एवरेज डेली रेट ऑफ द पाउंड द लोवेस्ट, कह रहा है कि तीनों वीक में सबसे कम एवरेज, मतलब कि सबसे कम एवरेज। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एवरेज भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आपको आ रहा है तो आपको डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी क्वेश्चन को सर हिंदी में क्या लिखा है बता दीजिए। कि लिखा क्या है दोस्तों, तीनों सप्ताहों में से सप्ताह के किस दिन पाउंड की औसत दैनिक दर न्यूनतम है, मतलब तीनों सप्ताह में सबसे कम डे पे किसका पाउंड का एक्सचेंज रेट है सबसे कम, आप बताना, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि ये जो डेटा दिया था अलग अलग रेट पे ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है कि ना, ऐसे गया है घटा है बढ़ा है घटा है बढ़ा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। तो किस डे का सबसे कम एवरेज आ रहा है, ठीक है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखना। ऑन विच डे ऑफ द वीक आउट ऑफ ऑल 3 वीक इज द एवरेज डेली रेट, ध्यान रखना डेली का बता रहा है, ऑफ द पाउंड। अब ध्यान देखो, जैसे अगर मंडे का यहाँ लेंगे, फिर उसी तरीके से मंडे का यहाँ का ले लेंगे, ठीक है, फिर मंडे का यहाँ का ले लेंगे, ऐसे निकालेंगे, तीनों का अलग अलग करके निकाल लेंगे, फिर देखेंगे सबसे लोवेस्ट किसका आ रहा है, ठीक है ना। अब निकालने के बाद आपको पता चलेगा। तो किसका क्वेश्चन था दोस्तों, एवरेज का। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैंने आपको बता दिया कैसे समझ में आएगा। इसका पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अभी यूट्यूब पे, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना सिंपल होता है, ठीक है ना। चलिए उसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ऑन विच डे ऑफ वीक आउट ऑफ द, अच्छा वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। आगे क्या है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ द पाउंड ऑफ द फ्राइडे ऑफ द वीक 2 एज कंपेयर ट्यूसडे ऑफ द वीक 1। देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है कि फर्स्ट वीक के, है ना, ट्यूसडे ऑफ द वीक 1, मतलब फर्स्ट वीक का ट्यूसडे लेंगे और सेकेंड वीक का फ्राइडे लेंगे, उससे कितना इंक्रीज हुआ है वो देखना है। देखो चलो पहले इसको देखना है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट वीक का ट्यूसडे और सेकेंड वीक का फ्राइडे। चलो फर्स्ट वीक का ट्यूसडे कितना था 96.39, ये सिंपल है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। और सेकेंड वीक का फ्राइडे यह है, ठीक है ना। तो सेकेंड वीक का फ्राइडे का ये है, ठीक है, कितना है 98.61। अभी कितना इंक्रीज हुआ है उसी का परसेंटेज बोल रहा है, सिंपल है कि नहीं है। तो इसका आप डिफरेंस निकाल लेना, जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को ऊपर कर लेना, अपान बेस नीचे हो जाएगा 96.39 और इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसी पे हम रोकते हैं, इसका सोल्यूशन हम आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे। तो आप अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, चाहे आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप CUT का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जहाँ पर भी कोई सी का प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, अगर आपको समझना है तो हम हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अल्पाइन क्लासेस ऐप। और यूट्यूब पे भी हम वीडियो रेगुलर बेसिस पे नहीं तो कभी कभी इस पे इससे रिलेटेड टॉपिक को डालते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।